Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 21 April 2020 Tuesday. So let's start with business standard analysis. This analysis is suitable for business and management student, NET JRF aspirants, banking job aspirants, civil services aspirants, faculties and teachers of different disciplines and many more. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 and look at it in the news. Chinese investors may face SEBI heat after FDI डिक्टेट। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी कल यूनियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें उस डिसीजन में उसने एफडीआई के नॉर्म्स को रिवाइज़ किया है और ये कहा है कि जितने भी इंडिया से बॉर्डरिंग नेशंस हैं, ऐसे सारे नेशंस, ऐसे सारे कंट्रीज़ जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, अब उनको एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से नहीं अप्रूव किया जाएगा। अब उन्हें जब भी एफडीआई लगाना है या इंडिया में एफडीआई करना है तो उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू आना होगा। हालांकि ऐसा प्रोविज़न पहले भी था, लेकिन वो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए था। अब वो प्रोविज़न्स उन सारे कंट्रीज़ पर अप्लाई कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। और उसी ड्यूरेशन में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू मेक मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म फॉर चाइना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में कुछ बढ़ा है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग मार्केट इन द इंडिया बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो उसकी वजह से चाइना इज़ और चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ फर्म्स आर टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, whether it is a stock market or foreign direct investment, to dominate the Indian market with Chinese investment. तो इसीलिए सेबी इस बात पर स्ट्रिंजेंट होने जा रहा है। प्रॉबेबली सेबी कुछ नई गाइडलाइंस के साथ आए जहाँ पर चाइना के लिए बिकॉज ऑफ चाइना ओनली कुछ इन्वेस्टमेंट पे कुछ ऐसे स्ट्रिंजेंट रूल एप्लीकेबल कर दिए जाएं जिससे कि जितने और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़े। Besides stepping up the security, SEBI could put up a cap on purchase limit beyond which additional approval would be required. अब सेबी क्या करेगी, सेबी क्या कर सकती है, जैसे सेबी इज़ अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, तो सेबी बेसिकली क्या करेगी, जो शेयर्स हैं उन पर उनकी परचेज़ और बाइंग पर एक कैप लगा देगी कि भाई इससे ज़्यादा एक कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन द cap or more than the prescribed limit, you have to take prior government permission or the additional approval from the government. SEBI may also ask custodian not to settle any trade without proper identification of the एंड बेनिफिशरीज़। इसके अलावा सेबी और भी रूल्स अप्लाई कर सकती है। वो रूल क्या है कि जो कस्टोडियन है या जिस कंपनी में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगा उस कंपनी को पहले प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली जो शेयर होल्डिंग हो रही है उस शेयर होल्डिंग का कौन एंड बेनिफिशरीज़ है। इट इज़ अ प्राइवेट एंटिटी और द गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है, अगर प्राइवेट एंटिटी है तो शायद कुछ रिलैक्सेशन हो जाए, बट अगर गवर्नमेंट एंटिटी है तो रिलैक्सेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों ऐसा गवर्नमेंट, बेसिकली हम जानते हैं कि चाइना जो है इज़ हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी। चाइना में देर इज़ अ नॉट अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत रेगुलेट करके रखती है। जस्ट लाइक इन इंडिया एंड द यूएसए देर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा डिस्टिंक्शन चाइना में नहीं है। बहुत सारे चाइनीज़ फर्म्स हैं जिसमें जो चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है or any time if Chinese government ask any sort of information from these private sectors, they have to give the permission that information to the Chinese government. इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा सा रोक लगाते हैं। चाइना के इन्वेस्टमेंट जो इवन प्राइवेट सेक्टर के जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रहते हैं। बहुत अदर कंट्रीज़ ने भी, अगर आप देखें तो यूरोपियन नेशन से अदर कंट्रीज़ ने भी चाइना के इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रिंजेंट रूल अप्लाई कर दिए हैं। लास्ट वीक द गवर्नमेंट रिमूव ऑल नेबरिंग कंट्रीज़ फ्रॉम द ऑटोमेटिक एफडीआई रूट। जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑटोमेटिक एफडीआई रूट से ऑल नेबरिंग नेशंस जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं उनको एग्जाम कर दिया गया और उनसे कहा गया कि अब आप ऑटोमेटिक एफडीआई रूट से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया you have to take the prior government permission। और
इसका हमारे जो इंडियन मार्केट है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके दोनों पॉइंट हैं स्टूडेंट, ये एक इससे कुछ हमें एडवांटेज भी हैं इस डिसीजन से, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, इकोसिस्टम्स, स्टार्टअप इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं जहाँ पर चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या पेटीएम हो। और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उस सारे हमारे स्टार्टअप्स में आता है, जैसे कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के वो फ्लरिश होते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इस तरह से अगर हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे तो हो सकता है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। हो सकता है कि उनको फंड अवेलेबिलिटी ना हो, जिससे उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए या उनको आगे फाइनेंशियल इश्यूज जनरेट हो। द मूव इज सीन एज अ विश टू प्रिवेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट फर्म्स फ्रॉम एक्वायरिंग डोमेस्टिक कंपनीज एट अ बार्गेन वैल्यूएशन कॉज्ड बाय कोविड-19 आउटब्रेक। हालांकि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इस समय कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन इंडिया में हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपने लोअर वैल्यूएशन पे, उस समय उनकी वैल्यू लोअर है बिकॉज ऑफ द लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इस चीज़ को चाइना, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है या जो चाइना की जो प्राइवेट सेक्टर है, वो एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करेगा मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए या सीधे डायरेक्ट बाइंग के लिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। अर्लियर सेबी हैड सॉट एक्सटेंसिव डिटेल्स फ्रॉम द कस्टोडियन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम नेशंस विद हुम इंडिया शेयर्स इज बॉर्डर। इससे पहले भी सेबी ने, जब ये एफडीआई का इशू रेज हुआ तो उस समय सेबी ने जितने भी कस्टोडियंस हैं उनसे डिटेल्स मांगी थी कि आप ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दीजिए जो इन्वेस्टमेंट आपका इंडिया के बॉर्डरिंग नेशन से आया है। और जिसमें क्या क्या मांगा था सेबी ने, बेनिफिशियल ओनरशिप मांगी थी कि कौन ओनरशिप है उस इन्वेस्टमेंट का, कंट्रोल एंड बोर्ड कंपोजिशन ऑफ द फंड्स, और टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस दैट केम फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेबी ने मांगी थी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में सेबी विल कम अप विद अ मोर स्ट्रिंजेंट रूल फॉर foreign investment in India. The increase in vigilance comes after Chinese firm to pick up a stake in several domestic companies during the sell-off in the March. और ये चाहे सेबी हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, ये इस समय जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं कि चाइना का डोमिनेंस इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कि चाइना जो है इंडियन इकोनॉमी को फाइनेंशियली कंट्रोल ना कर पाए या फाइनेंशियली कॉलोनाइज ना कर पाए। ठीक है, आज के टाइम में स्टूडेंट ये फाइनेंशियल कॉलोनिज्म भी बहुत चला है। इस कंसेप्ट को जो स्टूडेंट समझते होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दैट, बट इस जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े जहाँ जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ की, छोटी कंट्रीज़ या इमर्जिंग नेशंस की स्टार्टअप्स को खरीद करके, उनकी कंपनीज को खरीद करके उनके फाइनेंशियल मार्केट को या उनके बिजनेस इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में भी एसबीआई जो हमारा सेबी है वो ये भी नहीं चाहता कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी कम हो, और ये भी नहीं चाहता कि ऐसा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए जो कि इंडिया को फाइनेंशियली डोमिनेट करे। तो इसीलिए सेबी जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर भी रोक लगाने जा रही है। यूनियन गवर्नमेंट ने एफडीआई के बारे में जो नए नॉर्म्स को चेंज किए हैं, सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ गोइंग टू चेंज द रूल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। ठीक है, और इसे भी हो सकता है वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स या इस तरह के अदर रूल्स को भी लाए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ द चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट in this crisis situation. SEBI want investment routed through Hong Kong and other financial hubs to be vetted as well. SEBI चाहती है कि जितने भी जो बेसिकली जो हांगकॉन्ग से या ऐसे जो भी फाइनेंशियल हब्स हैं जहाँ से इन्वेस्टमेंट इंडिया में इस समय आ रहा है, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करा जाए ताकि जो चाइनीज़ डोमिनेंस है वो इंडिया में कंट्रोल किया जा सके। तो क्या डिसीजन बेसिकली आरबीआई ला सकती है? नो चाइना डोमिसाइल्ड एफपीआई कैन बाई बियॉन्ड 10% इन अ लिस्टेड कंपनी। कोई भी चाइनीज़ डोमिसाइल मतलब चाइना का नेशन जो है वो इंडिया की किसी भी लिस्टेड कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है। इस पर हो सकता है वो 10% की कैप लगा दे, और अगर 10% से ज़्यादा खरीदना है तो दैट
investor has to take the prior permission from the Indian authorities. Experts says that there are adequate provisions to monitor the portfolio investment. The regulator and the government may soon clarify their stance on the issue of FDI and FPI. अभी जो previously जो FDI का रूल डायरेक्शंस आया है, जो सेबी इसमें मूल ओवर कर रही है नए डायरेक्शंस या नए रूल्स को लाने के लिए, इससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए हैं. तो आगे आने वाले टाइम में सेबी और गवर्नमेंट दोनों ही इन कन्फ्यूजन को क्लियर करेगी. ठीक है, कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं. ग्रोइंग कंसर्न एंड चाइना कॉल्स इंडियाज मूव टू स्क्रूटनाइज FDI डिस्क्रिमिनेटरी. चाइना ने कहा है कि इंडिया का जो ये मूव है नेबरिंग नेशंस में जो FDI नॉर्म्स को जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, और चाइना ने भी इस पर रिपरकशन दिया है और अपने कुछ FDI नॉर्म्स को इंडिया के अनफेवर में, इंडिया से के अगेंस्ट में मॉडिफाई किया है. और ये सब कब जो हमारा बेसिकली जो ये इशू जनरेट हुआ, ये कब जनरेट हुआ, जो HDFC का में जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का जो स्टेक बढ़ा था उसकी वजह से. इंटेलिजेंस एजेंसीज रेज्ड रेड फ्लैग ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर चाइना. जो इंडिया की जो बेसिकली जो सिक्योरिटी एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी चाइनीज़ के इन्वेस्टमेंट पर रेड फ्लैग दिया है. बहुत कॉशियस किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में बढ़ रहा है तो उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है. सेबी सीक्स एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टोडियन. सेबी भी इसी ड्यूरेशन में काम कर रही है और सारे जितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं इंडिया के बॉर्डरिंग नेशन से सबकी डिटेल सेबी इस समय कस्टोडियन से मांग रही है. एट प्रेजेंट देयर आर 16 FPI फ्रॉम चाइना रजिस्टर्ड इन इंडिया. चाइना से अभी तक के जो स्टैंडर्ड है उसमें 16 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं चाइना के जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं इनटू डिफरेंट फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंपनीज. ऑफ दीज 15 होल्ड्स कैटेगरीज आर लाइसेंस 1. लाइसेंस 1 की 15 हैं. ठीक है, कभी हम और डिस्कस करेंगे कैटेगरी 1 लाइसेंस क्या होता है, कैटेगरी 2 लाइसेंस क्या होता है. आज के डिस्कशन में इतना ही सफिशिएंट है. लेट्स सी इनटू द आर्टिकल नंबर 2. विद स्टेट गवर्नमेंट कॉशियस रिलैक्सेशन सम वे ऑफ. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 20 अप्रैल से यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया है और कुछ कंस्ट्रक्शन या फर्म्स या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी एग्जम्पशन दे दिया गया है लॉकडाउन से. तो उसी न्यूज़ के टैंडम में ही एक न्यूज़ आई है कि ऑल्दो यूनियन गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया है बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया है प्रोडक्शन के लिए, बट बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या स्टेट हैं जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए परमिशन नहीं दी है. ठीक है, विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन लास्ट वीक ऑन पार्शली लिफ्टिंग द लॉकडाउन, बोथ हैड होप्ड फॉर रिजम्पशंस इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. गवर्नमेंट ने जैसा कहा कि पार्शली कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर उन्होंने एग्जम्पशन दिया है, लेकिन क्या हुआ नोएडा में, इन ग्रेटर नोएडा का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरी तरह से अपना लॉकडाउन चालू रखा. उन्होंने किसी भी तरह का रिलैक्सेशन या पार्शल लिफ्टिंग वहाँ की जो बेसिक जो कंपनीज थी, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज थी, उसको किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने की या पार्शल मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑर्डर नहीं दिया. इवन द LG, Wipro, OPPO has a several round of discussion with the Labor Department, Industrial Authority and the District Magistrate of the Noida, but उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. उन्हें कोई भी तरह का एग्जम्पशन नहीं मिला और वो अभी भी शट डाउन हैं. थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हाईलाइट्स हैं, इसको आप इसमें एक नज़र डाल लीजिएगा. दैट्स ऑल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव इनटू द आर्टिकल नंबर 3. RBI रेजेज वेज एंड मीन्स लिमिट फॉर सेंटर टू ₹2 ट्रिलियन. इसमें क्या है, जो मैंने बताया था आपको पिछले कुछ डिस्कशंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, जो सेंटर गवर्नमेंट होती हैं, वो अपने फिजिकल डिफिसिट टारगेट को मेंटेन रखना चाहती हैं. वो अपने रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहती. अंडर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट में 3% जो था वो टारगेट सेट किया गया था. ठीक है, लेकिन अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ है, क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है, हेल्थ इमरजेंसी है इंडिया में, तो गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है विदाउट कीपिंग इट टू कंसिडरेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट को ध्यान में नहीं रख रही है और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है. उसी ड्यूरेशन में क्या है, रेवेन्यू तो लिमिटेड है. अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए हैं तो गवर्नमेंट को लोन लेने पड़ेंगे. वो लोन गवर्नमेंट को कौन देता है, RBI देता है. बट उस
ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना लोन ले ले, उसकी कोई हर लिमिट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लिमिट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लिमिट होती है। अभी फ्राइडे को 18 अप्रैल को हमने देखा था कि RBI हैज़ केम अप विद सर्टन मेजर्स, जिसमें उसने स्टेट गवर्नमेंट का जो लोन का कैप था, जो लोन कैपेसिटी थी, जो लोन की लिमिट थी, वो 60% बढ़ा दी थी। अब आज की न्यूज़ में क्या है, आज की न्यूज़ में वही लोन लिमिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ा करके ₹2 ट्रिलियन कर दी गई है। इसमें क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे रिवाइज्ड अप इट्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर द गवर्नमेंट टू 2 ट्रिलियन फ्रॉम 1.2 ट्रिलियन अनाउंस्ड ऑन 31st ऑफ मार्च को गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 1.2 ट्रिलियन करी थी, जिसको कल RBI ने बढ़ा करके 2 ट्रिलियन कर दिया है कि भाई अब 2 ट्रिलियन तक जो सेंट्रल बैंक है वो RBI से लोन ले सकता है। ये क्या होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन एडवांसेस लिमिट ये होती है स्टूडेंट, जिसमें जो RBI है वो लिमिट सेट कर देता है गवर्नमेंट को कि भाई आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस मतलब आप हमसे इतने तक का लोन ले सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। RBI जो है वो गवर्नमेंट को लोन देता है। RBI इज़ द लेंडर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो RBI गवर्नमेंट को तब लोन देता है जब गवर्नमेंट के पास डेफिसिट होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, बट उसको खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो RBI से लोन लेती है। तो उस लोन को बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो उसकी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना लोन ले ले, ये क्या करके ये तो हमारा ही बैंक है, हम जितना चाहे उतना लोन दे दें, नहीं। RBI इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको प्रॉपर वो गवर्नमेंट को प्रॉपर कंसल्ट करती है और गवर्नमेंट पर को लोन देने से मना भी कर सकती है, ठीक है। ऑल्दो प्रैक्टिकली ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और इन ऑर्डर टू मेंटेन द फिजिकल डेफिसिट RBI हैज़ इट्स ओन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेज आर दोज लोन्स विच एक्चुअली RBI गिव टू गवर्नमेंट्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। ये टेम्पररी लिक्विडिटी लाइन होती है, इसको आपको टेम्पररी लिक्विडिटी लाइन या क्रेडिट लाइन भी बोल सकते हैं इसको। इसके तहत गवर्नमेंट जो है वो पहले क्या था 1 ट्रिलियन था, उसको बढ़ाकर 1.2 ट्रिलियन कर दिया था, और इस समय RBI ने उसको बढ़ाकर 2 ट्रिलियन कर दिया। इसका मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो RBI से 2 ट्रिलियन तक का लोन ले सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर लिमिट फिर से बढ़ाएगी RBI तो उससे ज़्यादा भी ले सकती है, बट अभी तक के लिए वो लिमिट कितनी रखी गई है, 2 ट्रिलियन लिमिट रखी गई है। द एडवांसेस विल हैव टू रीपे टू द RBI विद इन 90 डेज। वेज एंड मीन्स के तहत जो भी लोन गवर्नमेंट RBI से लेती है उसको 90 दिन के अंदर RBI को वापस करना होता है। और वो किस इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट लेती है, प्रिवेलिंग रेपो रेट, जो रेपो रेट चल रहा होता है उसी रेपो रेट पे RBI गवर्नमेंट को लोन देता है, और इस समय वो रेपो रेट कितना है 4.4%। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर बताएंगे कि अभी रिसेंट का रिवर्स रेपो रेट कितना है। ये तो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे RBI बैंक्स को लोन देता है। रिवर्स रेपो रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे RBI कमर्शियल बैंक्स से लोन लेता है, ठीक है। तो आप मुझे रेपो रेट 4.4 है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस समय रिवर्स रेपो रेट कितना है। कल ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। द सेंटर कैन ऑल्सो एंजॉय द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ फॉर 10 डेज मोर। अगर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो 90 दिन में लोन नहीं दे पा रही है तो वो 10 दिन और ले सकती है लोन को रीपे करने के लिए, बट उस केस में उसको एडिशनल 2% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा RBI को। RBI स्टूडेंट गवर्नमेंट पे टाइट कंट्रोल रखती है इसको लोन देने में, ठीक है। RBI ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जितना लोन चाहे उसको RBI उसको दे दे। क्यों? क्योंकि RBI का बेसिक टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर गवर्नमेंट के ऑन डिमांड हमेशा उसको RBI लोन देता रहेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत शूट करेगा। इसलिए RBI इस चीज़ पर बहुत कंट्रोल रखता है कि किस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ज़्यादातर जो मनी है, लिक्विडिटी है, वो मार्केट में लिमिट से ज़्यादा इन्फ्यूज़ ना हो, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है। पहले क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं थी तो RBI और गवर्नमेंट के बीच में क्लैशेस होते थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करना चाहती थी और RBI पैसा देने में, RBI का था कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती थी कि भाई ज़्यादा खर्चा ना हो जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है। और गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए या अपने ड्यूरेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहती थी, डेफिसिट इससे बढ़ता था। और RBI
आरबीआई जो थी वो चाहती थी कि खर्चा ज़्यादा ना हो, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा ना बढ़े, जिससे कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। इसी ट्रेड ऑफ को, ऐसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो था गठन हुआ था, जो जिसमें कुछ गवर्नमेंट 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के, आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं जो क्लैशेस जो पहले जनरेट होते थे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में वो ना हो इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। द हाई वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट में इंडिकेट दैट गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब द मार्केट। यस, गवर्नमेंट चाहे तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी इशू करके ले सकती है, लेकिन इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि गवर्नमेंट अभी ये नहीं चाह रही कि वो मार्केट को डिस्टर्ब करे, इसीलिए उसने सीधे आरबीआई से लोन लिया है। ठीक है, इट इज़ गुड मूव बाय आरबीआई एंड इकोनॉमिक पैकेज में सेंस ओनली आफ्टर लॉकडाउन इज लिफ्टेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट टू टेक प्लेस। अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो अभी तक किसी भी इकोनॉमिक पैकेज को लेकर क्यों नहीं आ पा रही थी, वो इसलिए लेकर नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसके पास ये अमाउंट की श्योरिटी नहीं थी कि आरबीआई उसको लेंड करेगा कि नहीं करेगा, और लेंड अगर करेगा तो कितना अमाउंट का लेंड करेगा। ठीक है, तो अभी तक इस बात की श्योरिटी नहीं थी, इसीलिए जो सेकेंड जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो आया था या स्टिमुलस जो आना था वो अभी तक इसीलिए नहीं आ पाया था। अब चूंकि आरबीआई ने गवर्नमेंट के वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट बढ़ा दी है, तो हो सकता है हमें देखने में मिले कि गवर्नमेंट जल्दी ही कोई बड़ा इकोनॉमिक पैकेज लेकर के आ जाएगा, क्योंकि अब उसके पास लोन अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम देखें पिछले साल, तो पिछले साल का जो हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस था वो 1.1 ट्रिलियन था, जो इसको इस बार रिवाइज करके आरबीआई ने 2 ट्रिलियन कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 4, बीपीसीएल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिगिन। ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के डिसइन्वेस्टमेंट के। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट उसमें अपना स्टेक सेल करने जा रही है। तो अभी कोविड-19 इकोनॉमिक लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट रेडी हो गई है बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। द आसाम गवर्नमेंट हैज़ गिवन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर 61.65% बीपीसीएल स्टेक इन न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, इसको NRL भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीपीसीएल का NRL में न्यूमालीगढ़ जो रिफाइनरी है उसमें कुछ स्टेक है। तो गवर्नमेंट जो आसाम गवर्नमेंट है उसने इस सेल जो स्टेक है बीपीसीएल का, इसको जो NRL में इसको सेल करने की परमिशन दे दी है। और जो ये NRL में जो बीपीसीएल का सेल है वो भी एक स्टेट ओन्ड कंपनी ही खरीदेगी। क्यों? क्योंकि बीपीसीएल जो है वो उसका डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसको वो गवर्नमेंट उसमें अपना स्टेक बेचने जा रही है। तो बीपीसीएल के जितने भी स्टेक NRL में हैं या अदर में हैं तो गवर्नमेंट उनको सेल कर रही है। ठीक है, The sale of NRL to a state-run entity is seen as a first step towards the divestment process of BPCL। क्योंकि BPCL जो उसका डाइवेस्टमेंट होने वाला, तो BPCL के खुद के जितने शेयर्स हैं दूसरी कंपनीज़ में उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सेटल कर रही है। ठीक है, जिसमें कि NRL में BPCL का सेल जो परसेंटेज था वो था 61.65%, तो गवर्नमेंट उसको बेच रही है। और वो सेल भी कौन खरीद रहा है? वो एक स्टेट ओन्ड कंपनी ही खरीदने जा रही है आसाम की। ठीक है, तो ये न्यूज़ उसी के बारे में। द स्टेट हैज़ गिवन द NOC टू डील ऑन द कंडीशन that another 13.65% stake in NRL will be sold to Assam, increasingly its stake into the project from 12.3% to 26%। ठीक है, और जो BPCL का जो बेसिक जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डाइवेस्टमेंट है, वो कब ड्यू है? अक्टूबर 2021। ठीक है, अभी इसको हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन ये इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि इस समय जो हमारा BPCL है उसकी वैल्यूएशन कम है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी कम है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, और जो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी डाउन है। तो उसकी वजह से जो BPCL की जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है उसको अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, और वो अक्टूबर 2021 में होगी। हालांकि ये पहले होने वाली थी। ठीक है, पर चूंकि इसमें मार्केट गिरा हुआ है तो एक अच्छी खासी कंपनी की वैल्यू भी गिरी हुई है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज जो कि इसमें प्रॉफिटेबल कंपनीज है, जो पहले बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, जिनकी कैपिटल वैल्यूएशन पहले बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन उनकी वैल्यूएशन बहुत गिर गई। तो अगर इस समय गवर्नमेंट इसका डाइवेस्टमेंट करेगी BPCL का, तो इट मे बी अ लॉस वेंचर फॉर द गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया? अक्टूबर 2021 के लिए। ठीक है, और बट BPCL का तो डाइवेस्टमेंट
पोस्टपोन किया गया, लेकिन बीपीसीएल के जो स्टेक हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में उसको गवर्नमेंट बेच रही है। जैसे कि एनआरएल में बीपीसीएल का एक स्टेक है जो 61% का, उसको दूसरी स्टेट रन एंटिटी ही खरीद रही, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीद रहा है, स्टेट रन एंटिटी ही खरीदेगी ताकि बीपीसीएल को फ्री किया जा सके डाइवेस्टमेंट के लिए। ठीक है। The Union Cabinet had cleared the proposal of strategic sale of government's 53.29% stake in BPCL on November 20, 2019। नवंबर 20, 2019 को गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। गवर्नमेंट ने कितना स्टेक है बीपीसीएल में? 53.29%, जिसको गवर्नमेंट बेचने जा रही है। और उसको बेचने से पहले गवर्नमेंट बीपीसीएल का जो स्टेक है एनआरएल रिफाइनरी में उसको भी बेचेगी। ठीक है। हाउएवर द गवर्नमेंट हैड मेड इट क्लियर दैट द स्टेक सेल वुड एक्सक्लूडिंग द कंपनीज इंटरेस्ट इन एनआरएल रिफाइनरी which a state run company will buy। ठीक है। NRL was incorporated in 1993 as a part of Assam Accord signed in 1985। यहाँ पर एक टर्म आया है आसाम अकॉर्ड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भी बताएंगे कि आसाम अकॉर्ड एक्चुअली था क्या था। ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं, 2-3 लाइन में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्टेक होल्डिंग पैटर्न देख लें। जो एनआरएल कंपनी है उसमें जो बीपीसीएल का स्टेक है 61.65%, आसाम गवर्नमेंट का 12.35%, ऑयल इंडिया का 26%। अब जो ये बीपीसीएल का 61.65% का सेल है यही बिक रहा है, इसी को गवर्नमेंट बेच रही है और आसाम गवर्नमेंट खरीद रही है। तो अब आसाम गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो बढ़ के इतना हो जाएगा। ठीक है। इसको 12.35 प्लस 61.65, तो अब ये पूरा आसाम गवर्नमेंट का स्टेक हो जाएगा। जब बीपीसीएल का स्टेक इससे बिक जाएगा तो बीपीसीएल विल बी फ्री, जिसको आराम से फिर गवर्नमेंट लिक्विडेट कर पाएगी। नाउ लेट्स सी द आर्टिकल नंबर 5। मार्केट रेगुलेटर एक्सटेंड ट्रेडिंग कर्व्स टिल मे एंड। ये न्यूज़ क्या कहती है? अब जैसे कि इस समय कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों ही जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो दोनों ही इस समय डाउन पे चल रही हैं। तो उसकी वजह से क्या है, सेबी ने कुछ रूल्स लगा दिए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। और सेबी ने कहा है कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस जो कर्व्स लगे हुए हैं वो मई तक लगे रहेंगे, मई तक वो रिस्ट्रिक्शंस लगे रहेंगे। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन मंडे सेड दैट मेजर्स एम्ड एट कंटेनिंग द वाइल्ड स्विंग इन द स्टॉक प्राइसेस। और जो ये मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, गवर्नमेंट सेबी ने जो मेजर्स लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइसेस में स्विंग ना हो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, जिससे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेलिंग, इंक्रीज्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड हाइक पेनाल्टीज ऑन वॉलेटर्स। सेबी ने क्या किया है? टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है शॉर्ट सेलिंग्स पे, छोटी छोटी जो सेलिंग्स होती हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स की, और इंक्रीज कर दिया है मार्जिन रिक्वायरमेंट को, और जो पेनाल्टीज़ जो थी, जो किसी भी वॉलेशन के लिए जो पेनाल्टीज़ थी उनको बढ़ा दिया गया ताकि कोई भी ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीज़ें ना हो, इन ऑर्डर टू arrest the large swing in the stock prices. SEBI had then said the measures were for a period of 1 month. जब सेबी ने ये मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे तो बोला था कि ये 1 महीने के लिए हैं, लेकिन अब इन मेजर्स को 28 मई तक बढ़ाने की सोची जा रही है। एज पर द स्टॉक मार्केट आर एक्सपेक्टेड टू बी वोलाटाइल इन द नियर फ्यूचर ओनिंग टू कंसर्न रिलेटिंग टू द COVID-19 पैंडेमिक एंड द रिजल्टेंट फियर ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन, कीपिंग इन द व्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग ऑर्डरली ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस डिस्कवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ द मार्केट इंटीग्रिटी। मार्केट इंटीग्रिटी बनी रहे, बहुत ज़्यादा प्राइस अप डाउन ना करें, प्राइस जो है ऑप्टिमम लेवल पे रहें, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके और प्रॉपर ट्रेडिंग और सेटलमेंट्स हो। इन सब चीज़ों को लेकर के सेबी ने जो रूल्स अप्लाई किए थे वो रूल्स आगे आने वाले 28 मई तक एप्लीकेबल रहेंगे। सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की तरह भी काम करता है, स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करता है। वो देखता रहता है कि ऐसा कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग या ऐसी कोई भी एक्टिविटी मार्केट में ना हो जिससे कि शेयर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो या बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे घटें, जैसे कि इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट्स है वो मार्केट से ना हटे और आगे आने वाले टाइम में अगर मार्केट में रिकवरी और ग्रोथ हो रही है तो वो बहुत आसानी से हो सके। रेट ऑफ केसेस डबलिंग स्लोज टू 7.5 days अगेंस्ट 3.4 बिफोर लॉकडाउन सेज गवर्नमेंट। तो आर्टिकल नंबर 6 इज ऑल अबाउट कोरोना वायरस और उसका जो कोरोना वायरस का जो डबलिंग रेट है उसके बारे में है।
क्या है ये रेट देख लेते हैं। एक्चुअली इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि इंडिया में जो डबलिंग रेट है वो 7.5 डेज़ का हो गया है। वही डबलिंग रेट जो यूएस और स्पेन में 2 डेज़ का था वो इंडिया में 7.5 डेज़ का हो गया। डबलिंग रेट मतलब जिस नंबर से हमारे कोविड-19 के पेशेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यूएस और स्पेन जैसे कंट्रीज़ में वो पेशेंट्स का नंबर डबल 2 दिन में ही हो जा रहा है, जबकि इंडिया में वो 7.5 डेज़ है। ठीक है, क्यों 7.5 ये इतना इंडिया में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन जो है बहुत एफिशिएंटली, बहुत टाइमली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन रेट है वो इंडिया में स्लो डाउन है। जैसा कि मलेशिया, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़, जापान जैसे कंट्रीज़ ने भी जो अपना डबलिंग रेट है वो 8 से ज़्यादा कर रखा है। ठीक है, तो इंडिया भी उसी लाइन पे पहुंचने वाला है और इंडिया में डबलिंग रेट कम है। हालांकि आज की न्यूज़ में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो WHO ने ये वार्निंग दी है पूरे वर्ल्ड को कि वर्स कंडीशन इज स्टिल येट टू कम। अभी भी वर्स कंडीशन आने वाली है। कोविड-19 की आने वाली जो दिन है वो इससे भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए कंट्रीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो करना पड़ेगा। कल के बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक सोशल वैक्सीन नामक एक टर्म यूज़ हुआ था, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सल्यूशन ऑफ दिस पैंडमिक। Until we are not able to develop the biological vaccine, we need to develop the social vaccine. Social vaccine means behavioral और attitudinal changes लाना in society में by providing education and information to the society. सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू सोसाइटी में जो लोग हैं उनके अंदर एटीट्यूडनल और बिहेवियरल चेंज लाना, जिससे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें, मास्क लगा कर चलें, क्योंकि लॉकडाउन को बहुत टाइम तक कोई इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती। तो लॉकडाउन पैंडेमिक का एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है जब तक या तो हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लें या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन आ जाए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जब तक नहीं आ रहा है तब तक कि एक सोशल वैक्सीन जैसी चीज़ों को का कंसेप्ट अप्लाई किया जाता था, जिसमें हम सोसाइटी को ये सिखाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, मास्क वेयर करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, अपने आसपास क्लीनिनेस रखनी, जिससे कि उनके बिहेवियर में ये ऑटोमेटिक चेंज आए। हो सकता है कि ये आने वाले टाइम महीनों तक ये चीज़ कंटिन्यू रहे या हो सकता है सालों तक ये चीज़, कुछ ईयर्स तक भी ये चीज़ कंटिन्यू रह सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक कि हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव ना कर लें या फिर हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कोई वैक्सीनेशन को लेकर के ना आए। तो इसी रेट में कहा गया कि इंडिया ने लॉकडाउन से की वजह से अपना जो डबलिंग रेट है वो 7.5 डेज़ कर लिया कंपैरिजन टू अदर नेशंस। हालांकि लॉकडाउन से पहले इंडिया में डबलिंग रेट 3.4 था। इसका मतलब लॉकडाउन इज़ इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं है, बट इट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत होती है लॉकडाउन की। ठीक है, और अलग अलग अगर आप देखें तो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ का, अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग डबलिंग रेट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूटीज़ है जिनका डबलिंग रेट 20 है। ठीक है, दिल्ली वेयर इट इज़ डबलिंग रेट इज़ 8.5, कर्नाटका का डबलिंग रेट 9.2 है, तेलंगाना का डबलिंग रेट 9.5 है, पंजाब का डबलिंग रेट 13.1 डेज़ है। तो अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं या जो स्टेट्स हैं इंडिया में उनका अलग अलग डबलिंग रेट है। 20 से 30 दिन का डबलिंग रेट अंडमान निकोबार में देखने को मिला है, हरियाणा में 21 दिन से ज़्यादा का डबलिंग रेट मिला है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ में आप अलग अलग डबलिंग रेट है, और इंडिया के विद इन द स्टेट भी आप देख सकते हैं तो अलग अलग डबलिंग। 30 दिन से डबलिंग रेट हमें मिला है ओडिशा और केरला में। देख रहे हो केरला ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर्ब किया है कोविड-19 को। केरला इज़ ऑल्सो इमर्जिंग एज वन ऑफ द मॉडल फॉर कर्बिंग द कोविड-19। तो केरला का डबलिंग रेट इस समय 30 दिन से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे कुछ डिसीजंस हैं जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिए हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सोशल डिस्टेंसिंग, इन ऑर्डर टू यूज़ द सोशल वैक्सीन एज अ टेम्परेरी रिलीफ। और ये चार्ट आप देख सकते हैं कि हर कंट्री का कितना डबलिंग रेट है। जैसे आप देखते हैं यूएसए का डबलिंग रेट जो है वो 2 दिन है। ठीक है, इंडिया यहाँ पर आ रहा है करीब 7 दिन के, 8 डेज़ के डबलिंग रेट पे। और सबसे ज़्यादा डबलिंग, जो सबसे कम डबलिंग रेट जिसमें सबसे ज़्यादा आया है वो मलेशिया का। मलेशिया ने बहुत अच्छे से कब किया है, इसका डबलिंग रेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 डेज से ज़्यादा है। तो ये एक चार्ट है, ग्राफ है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का डबलिंग रेट दिखा है। डबलिंग रेट मतलब कितने दिन में कोविड-19 के पेशेंट डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस न्यूज़ में आज इतना ही। अब न्यूज़ आर्टिकल नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें क्या है, गवर्नमेंट नोट टू कन्वर्ट राइस टू एथेनॉल फॉर सैनिटाइज़र। जैसे हम सबको पता है कि इस समय सैनिटाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला जो हमारे पास एक्सेस राइस है उसको हम एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेंगे सैनिटाइज़र के पर्पज़ से यूज़ करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, वो हमारे सीरियल्स होते हैं, उनसे
हम एथेनॉल बना सकते हैं और एथेनॉल कैन बी यूज्ड एज अ सैनिटाइजर। एंड एथेनॉल को हम अलग फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, अगर आपको पता होगा बायोफ्यूल के तरीके पे भी यूज़ किया था। तो सीरियल्स या हमारे जितने भी ऐसी पल्स सीरियल्स होते हैं, हमारी जो ऐसी कैंस हो गए, इन सब से भी हम कन्वर्ट करते हैं। जो गन्ना होता है हमारा या हमारे जो और जो सीरियल्स होते हैं उन सब से हम अपना बायोफ्यूल भी जनरेट करते हैं। बट उसके लिए एक अलग कंट्रोवर्सी जनरेट होती है कि फूड को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करना कितना एथिकल है। ठीक है, फूड तो कंजप्शन के लिए होता है, ऐसे बहुत सारे लोग जो भूख से मर रहे हैं और आप फ्यूल्स उससे बना रहे हैं, तो उसका एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट। तो यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि 30.57 मैट्रिक टन स्टॉक राइस का है इंडिया में मार्च 10 तक। ठीक है, जिसमें से 10 मैट्रिक टन क्वांटिटी ऑफ राइस टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सेंट्रल पूल ड्यू टू द स्कीम ऑफ 5 kg फ्री फूड ग्रेन फॉर पुअर, जिसमें 10 मैट्रिक से टन वो यूज़ हो जाएगा। जो गवर्नमेंट अभी स्कीम लेकर आई है 5 kg चावल गरीबों को देने का। 750 मिलियन लीटर्स ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी कैपेसिटी लाइंग आइडल ड्यू टू द लैक ऑफ फीड स्टॉक। इतने 750 मिलियन लीटर्स की जो हमारे पास डिस्टिलरी जो कैपेसिटी है, मशीन्स हैं, वो आइडल पड़ी हुई हैं। मशीन्स, डिस्टिलरी मशीन्स मतलब ऐसी मशीन्स जो कि अनाजों से बायोफ्यूल एथेनॉल वगैरह बनाती हैं। तो इतनी मशीन की कैपेसिटी अभी हमारे पास आइडल पड़ी हुई है, मतलब उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो क्या हम जो हमारे पास रिमेनिंग राइस है उसको इन डिस्टिलरी मशीनरीज में या कैपेसिटीज़ में यूज़ करके एथेनॉल बना सकते हैं या बना लें, जिससे कि हमें अपने पूरे कंट्री को सैनिटाइज करने में और सैनिटाइज़र की ईजिली अवेलेबिलिटी बढ़ाने में ज़्यादा योगदान मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दी है, नोट दे दी है और कहा है कि ठीक है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा राइस है उससे हम अपनी आइडल डिस्टिलरी कैपेसिटीज़ को यूज़ करके एथेनॉल बनाएंगे। ठीक है, आज देख लेते हैं आज का न्यूज़ ऑफ द डे। आरबीआई रेजेस मीन्स एंड वेज लिमिट फॉर सेंटर टू 2 ट्रिलियन। ये हमारा न्यूज़ ऑफ द डे, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज के हमारा वोकैबुलरी है बस्टलिंग। बस्टलिंग मीन्स हलचल एंड वेज मीन्स स्केल। ये वेज हमने कहाँ देखा था, हमने चाइना में, जिसने बोला है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने वेज कर दिया, तो दिस इज वेज मतलब कील, मतलब ठोक दिया, उसको रोक दिया है। और बस्टलिंग मीन्स हलचल, जो हमने स्टॉक मार्केट के में न्यूज़ में पढ़ी थी। बस्टलिंग मीन्स हलचल, स्टॉक मार्केट में जो हलचल मची हुई है। दीज ऑल आर द रेफरेंसेज। स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।